नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी आखिरी दंगल किसका मंगल। कुछ घंटे बाद चौथे चरण के लिए प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस आखिरी दौर के दंगल में दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर चौथे चरण में सियासी संग्राम पहले, दूसरे और तीसरे चरण से ज़्यादा जोरदार रहा। हालांकि अब 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा, लेकिन सवाल ये है कि इस आखिरी चरण में जनता किसका साथ देगी, किसके मुद्दों का असर जनता पर ज़्यादा पड़ा। सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी अंतिम दौर की सभी 8 सीटों पर क्लीन स्वीप कर पाएगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कुछ घंटों में थम जाएगा प्रचार। मध्य प्रदेश में आखिरी चरण में जंग जोरदार। बस कुछ और घंटे, इसके बाद मध्य प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा। यानी चौथे चरण की जंग अब अपने आखिरी चरण में है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने अंतिम समय में भी जान लगा दी है। साथ ही दोनों ही दल एक दूसरे पर जबरदस्त वार कर रहे हैं। अडानी अंबानी के मुद्दों पर ही बहस हो रही है, तो संविधान बदलने के आरोपों पर भी जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, 2 बीवियों और 2 लाख वाले बयान पर भी घमासान छिड़ गया है। और अब बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के खिलाफ उनके नेताओं के बयानों का इस्तेमाल किया जा सके। वही अब बीजेपी दावा कर रही है कि आखिरी चरण में भी वोटर्स का साथ उसे मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। मध्य प्रदेश की जनता का प्यार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। उसके पीछे आधार है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नए आयाम रचे हैं। कांग्रेस की तरह से परिवारवाद पे काम नहीं किया है, कांग्रेस की तरह से भ्रष्टाचार पे काम नहीं किया है, कांग्रेस की तरह विभाजन की रणनीति नहीं अपनाई है, तुष्टीकरण की रणनीति नहीं अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए काम किया है। प्रदेश में चौथे चरण के लिए 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। लिहाजा कांग्रेस के दिग्गजों ने भी आखिरी चरण में हुंकार भरी। राहुल गांधी, दिग्विजय समेत तमाम नेताओं ने दौरे किए। वही कमलनाथ पहले चरण के बाद चुनाव प्रचार से गायब रहे। दूसरे चरण में 1-2 सभा करने के बाद वो सभा करते ही नहीं दिखे। इधर कांग्रेस इंदौर में विक्टिम कार्ड खेलती दिखी और नोटा को प्रमोट भी किया। साथ ही बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बताया। और अब कांग्रेस ये भरोसा जता रही है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए उसका असर जनता पर है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र में जनता किसे मत करती है और अपने मताधिकार का प्रयोग किस पार्टी के लिए करती है, क्योंकि जनता देखती है कौन सी पार्टी उनके लिए क्या कार्य कर रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, न्याय पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच गए हैं और न्याय पत्र में हमने जो जनता से वादे किए हैं, देश के किसानों से जो वादा किया है, युवाओं से, महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना और 8,000 रुपये महीना देने जा रहे हैं। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो जन जन के केंद्र का विषय है और जनता चाहती है उसे ही मतदान करती है। जिन 8 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगा उन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन रतलाम और खंडवा सीट को लेकर कांग्रेस को उम्मीद है कि वो यहां समीकरण बदल सकती है। लिहाजा चौथे चरण में कांग्रेस ने इन सीटों पर पूरी जी जान से प्रचार किया। हालांकि बीजेपी भी अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में अब जनता ये तय करेगी कि आखिरी चरण के दंगल में वो किस पार्टी का मंगल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका। और मध्य प्रदेश के आखिरी चरण में 8 सीटें, अब उनको साथ ही मानकर चलें, क्योंकि इंदौर में तो खुद कांग्रेस कह रही है कि नोटा का बटन दबाई है, समर्थन किसी को दिया नहीं है। और उनमें भी लग रहा है कि जो धार, जहाँ कांग्रेस को उम्मीद है, और रतलाम झाबुआ, और जिस प्रकार के बयान झाबुआ से आए हैं कांतिलाल भूरिया के,
तो इस चौथे चरण में क्योंकि वहाँ पर मोदी भी आए हैं और राहुल गांधी भी आए हैं, कहाँ कुछ लड़ाई दिख रही है आपको कि मामला पिछली बार जैसा ही? नहीं, देखिए इस बार तो एक चीज तय है कि लहर नहीं दिख रही है। मतदाता थोड़ा सा साइलेंट है और कारण है, कोई भी सरकार हो 10 साल का एक पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। आप किसी भी तरह से नैरेटिव सेट करना चाहें, अल्टीमेटली रियल मुद्दे सबके सामने में रहते हैं। बेरोजगारी भी रहता है, महंगाई भी रहता है, भ्रष्टाचार भी रहता है। एक वर्ग ऐसा है जो उससे पीड़ित और उससे वोट देना चाहता है। ये अलग बात है, ईवीएम पे जाते जाते कुछ और सोच ले, कुछ और राष्ट्रवाद के मुद्दे आ जाएं, अलग बात है। लेकिन इस बार लगता है कि 1914 के बनिस्बत लड़ाई थोड़ी ज्यादा है, टफ है बीजेपी के लिए। तो 29 का 29 लाना, आपने जैसे दो बात कही, खजुराहो जैसे निकल गया, इंदौर में बम फूट गया, अक्षय बम। वैसे अभी आपके चैनल पे देख रहा था, अक्षय बम खिलाफ नोटिस जारी हो गया, वो सॉरी वारंट जारी हो गया, गिरफ्तारी वारंट। तो उनका बम काम नहीं आया, ये अलग बात है। रहा कांतिलाल या भूरिया ये की कह बात, सकते तो हैं उनका बम उन्हीं पे फूट गया। ठीक बात है। रहा कांतिलाल भूरिया की बात, तो कांतिलाल भूरिया, मणिशंकर अय्यर, सैन पित्रोदा ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है भाजपा के स्लीपर सेल के एजेंट हैं, जो कांग्रेस से बैठे हुए हैं। और जब चुनाव आता है तो अपने बयानों से पूरी कोशिश करते हैं भाजपा जीते। भाई आप क्यों ऐसा बोलना? आपको लड़ाई के मुद्दे हैं, विपक्ष का इतने सारे मुद्दे हैं, विपक्ष का राहुल गांधी उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी उठा रही है, खड़गे उठा रहे हैं, तो क्या 2 भी 4 भी बोलना जरूरी है जो नॉन इश्यूज हैं? तो शायद स्पेस तलाश रहे होंगे ना, मुद्दा विहीन चुनाव में, लहर विहीन चुनाव में अपने लिए स्पेस देख रहे होंगे कि हम कहाँ हैं। हाँ, तो ये इस तरह से फिर भी मैं मानता हूँ मनोज जी, इस बार लड़ाई टफ है। और देखिए जो इंदौर में हुआ है, इंदौर में अक्षय बम के विड्रॉल के बाद भी नॉमिनेशन पेपर, यहाँ बीजेपी टेंशन में है और वहाँ पे ताई को मनाना पड़ा। ताई का जो बयान बड़ा खतरनाक था। ताई ने 2 चीज कहा, किसी को जरूरत नहीं थी, उसे भाजपा बैकफुट पे, और दूसरा बयान उससे ज्यादा खतरनाक था उनका कि हम तो घर पे बैठे हुए हैं। उससे उनको मनाने की कोशिश हुई, कहा गया नोटा पे बयान ना दे। अगर नोटा पे कोई भी 50,000 भी आ जाता, मान लीजिए 1 लाख भी आ जाता है, कांग्रेस वाले देते हैं, तो ये भाजपा के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति होगी और एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगा, मुझे लगता है। प्रभु जी आप कैसे देख रहे हैं इस आखिरी चरण? क्योंकि तीनों चरण में मुद्दे अलग अलग देखे हमने, चाहे मंगलसूत्र की बात कर लें, विकास की बात कर लें या दूसरी बात कर लें, लेकिन चौथे चरण में उसकी गूंज सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन प्रचार पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि सबके महारथी फ्री हो गए, मध्य प्रदेश के खास तौर से। देखिए मनोज जी, चौथा चरण आते आते मूल मुद्दों की तरफ चुनाव आ गया है, ऐसा कहना चाहिए। आज प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री ने जब रोजगार को गिनाना शुरू कर दिया है कि देश में इतने सारे एयरपोर्ट बने तो इसका मतलब है रोजगार मिला, देश में इतनी सड़कें बनी इसका मतलब रोजगार मिला। कांग्रेस यही मुद्दा उठा रही थी, बेरोजगारी का मुद्दा वो लगातार उठा रही थी, देश में और मुद्दे उठा रही थी। तो निश्चित तौर पर जो इधर उधर की जो बातें हो रही थी कि आप जो है सर्वे की बात कीजिए, आर्थिक सामाजिक सर्वे की, तो वो मंगलसूत्र पर जाकर टिक जाता था। या दूसरे जो संविधान बदलने की बात हो रही है कि किसी एक ने कहीं पर कुछ कह दिया कि 400 सीटें मिलेंगी तो आप उसको जो पूरा देश में लेगा कि उनकी सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी। तो इस तरीके का जो जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी, उस भ्रम की स्थिति से अब नेता मूल मुद्दों की तरह लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जो बातें कर रहे हैं ये बातें उतना असरकारक नहीं है जनता को, जैसा वो सोच रहे थे कि असर करेगी, उद्वेलित करेगी, वो स्थिति नहीं है। तो मूल मुद्दों की तरफ आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव अब सही दिशा की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम पहले, दूसरे, तीसरे चरण के बाद यदि चौथे चरण की बात करते हैं, यदि मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें जी, तो निश्चित तौर पर ये वो मालिया का रीजन है जहाँ बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर लगातार बीजेपी आगे ही रही है। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा यहाँ पे बीजेपी को रिस्पांस मिलता रहा है। कांतिलाल भूरिया जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जो नया राग छेड़ा है, 2 पत्नियां हैं तो 2 लाख रुपए देगी कांग्रेस, तो वो जरूर एक चर्चा का विषय यहाँ पर बना है। और निश्चित तौर पर लड़ाई आदिवासी अंचल में ज़्यादा है क्योंकि आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश बीजेपी कई सालों से कर रही है। कांग्रेस की भी कोशिश उन्हीं वोटों को अपनी तरफ रखने की है। और एक जो ट्रेंड रहा है मूलतः आदिवासी परंपरागत वोटरों का कि वो पहले तो कांग्रेस की तरफ थे, बीच में बीजेपी की तरफ चले गए, विधानसभा चुनाव आया 2018 का तो फिर कांग्रेस की तरफ मुड़ गए थे, फिर वो बीजेपी ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पर ये वो तबके को प्रभावित करने की बात है जो
एक मुश्त वोट करने जाता है, तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के लिहाज से खासा चुनाव, जैसा आपने कहा कि इंदौर का चुनाव, तो इंदौर का चुनाव इस देश में एक मिसाल बनेगा कि जहाँ पर सामने कोई विपक्ष का कैंडिडेट नहीं है जिसको इंडिया गठबंधन सपोर्ट कर रहा हो, और गठबंधन सपोर्ट किसको कर रहा है कि जो इतने उम्मीदवार चुनाव लड़ने में से कोई भी उनको पसंद नहीं है मतदाता को। तो नोटा का प्रचार करते हुए कांग्रेस दिख रही है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है देश के चुनाव के लिए, और जनता यदि नोटा के महत्व को समझ जाती है, शायद उसके अपने वोट की ताकत उसको मिलेगी, वो इस अधिकार को समझेगी कि उसका वोट का प्रयोग उसको कहाँ करना है। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि अब नोटा जब आया 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो पहली बार तो उसको हंसी खेल समझा गया। जब उसने नोटा में वोट, लोगों को लगा कि नोटा के कारण कई हर जीत में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ कई बार। तो उसके बाद तमाम राजनीतिक दल ये कहने लगे कि अपना वोट नोटा में देकर बेकार मत कीजिए, किसी और को दीजिए, प्रत्याशी को वोट दीजिए, नोटा में मत डालिए। तमाम दल ये प्रचार कर रहे थे। अब उसके बीच में यदि कांग्रेस बोल रही है तो इसका ये मानना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की सहभागी है, तो इंडिया गठबंधन भी ये कह रहा है, मान के चलिए कि इंदौर के लिए कि आप नोटा का प्रचार कीजिए। तो अपने अपने बड़ी बात है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनमें से किसी को मत चुनिए, नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है एक तरफ से, विपक्ष की तरफ से, और सत्ता पक्ष चुनाव लड़ रहा है, सामने कोई उम्मीदवार नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा रोचक मुकाबला है, एक माइलस्टोन कहना चाहिए देश के चुनावी इतिहास में। ये इंदौर साबित करेगा यदि नोटा जैसा कांग्रेस चाह रही है वैसा कुछ यदि नोटा का आता है वहाँ वोट, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव की दिशा में ये कदम हो सकता है। इसमें एक और चीज़ है प्रभु जी जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, 2013 से जब नोटा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग है, राइट टू रिकॉल वाला। नोटा आपने लागू कर दिया, अधूरा कानून है, और हमने देखा बिहार की 10 सीटों पर इसका सर्वाधिक पहली बार 2014 में 60 लाख मतदाताओं ने इसका उपयोग किया था, और अगली बार जब चुनाव हुए 2019 पे तो 65 लाख मतदाताओं ने। यदि इंदौर जो स्वच्छता के नाम पे नंबर 1 है, यदि वहाँ जागरूकता हमने देखा कि ज़्यादा है लोगों में, यदि वो राइट टू रिकॉल को और ज़्यादा कानून के रूप में देखना चाहते तो ये प्रयोग कांग्रेस यहाँ अपील कर रही है। तो शायद इसी वजह से बीजेपी को एक चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर दिख रही हैं कि यदि नोटा को ज़्यादा मिल गया तो फिर एक बार बात छिड़ेगी, बहस होगी, क्यों ना जहाँ पर नोटा को ज़्यादा वोट मिले वहाँ पर चुनाव रद्द करके नए सिरे से कराया जाना चाहिए। तो ये एक तरह से नज़ीर भी बन सकती है इंदौर के माध्यम से। तो ये तो बनना ही चाहिए ब्रजेश जी, लेकिन जो सवाल हम बात कर रहे हैं कि अगर इंदौर को परे हटा दिया जाए तो जो लड़ाई दिख रही मालवा निमाड़ की, क्योंकि ये वो रीजन है कि विधानसभा में यहाँ से जो जीत हार वो तय करती है कि सत्ता किसके हाथ में होगी प्रदेश की। लेकिन अब देश के लिहाज से ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज वहाँ प्रचार प्रसार में जुटे। हम देख रहे हैं कि इस तपती दोपहरी में निमाड़ में अगर मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं, धार में, मनावर में, आज उज्जैन में करेंगे, कल आगर में बीडी शर्मा का, ऐसे तमाम सारे नेता जुटे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपने गढ़ में चुनाव के बाद पहली बार निकले हैं वो, और वो रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में प्रचार करते दिखे हैं। देखिए मनोज जी, यहाँ इस वजह से प्रचार करने के लिए जुटे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है मालवा निमाड़ से, आदिवासी बेल्ट भी है वहाँ पे, जिस बार हम देखें कि 2018 में उनको सत्ता में पहुँचाने के लिए इस क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा था। अब उनको लगता है कि 2009 जैसी परिस्थिति हो सकती है, और बीजेपी के लिए यहाँ खोने को बहुत कुछ है, कांग्रेस के लिए पाने को बहुत कुछ है, क्योंकि बीजेपी तमाम सीटों पर जीती है वहाँ। तो उसको ये मौका है कि वो अपने वोट बैंक को बरकरार रखे, इस वजह से वहाँ पूरी ताकत लगाई जा रही है। रोड शो से लेके हमने देखा प्रधानमंत्री भी और बड़े नेता भी बीजेपी, राहुल गांधी भी वहाँ पहुंचे। राहुल गांधी भी जोर लगा रहे हैं कि आदिवासी जो वोट बैंक था, कभी कांग्रेस का हुआ करता था, और वो खिसक कर धीरे धीरे हमने देखा, चाहे वो आरएसएस की मेहनत की वजह से हुआ हो, तब बीजेपी की योजनाओं की वजह से हुआ हो, वो बीजेपी के पाले में आ गया। तो अब उसी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस भी जतन कर रही है, और बीजेपी चाहती है कि वो उसके पास बरकरार रहे ताकि वो मालवा निमाड़ पर अपना कब्जा कर रखे। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उपचुनाव में हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से कांतिलाल भूरिया लगातार जीतते रहे हैं वहाँ पर, तो वो एक सीट भी कहीं बीजेपी लूज ना कर जाए, इस वजह से मेहनत की जा रही है। तो कांग्रेस को वहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, यदि वो अपने मतदाता जो कभी उसका कोर वोट बैंक रहा है उसको समझाने में सफल रही। और इस वजह से हमने देखा है कि राहुल गांधी ने वहीं कहा था कि आदिवासियों से आपसे जल जंगल जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, आपके जो संविधान ने आपको जो अधिकार दिया है वो छीनने की कोशिश। तो दोनों ही दल हम देख रहे हैं कि अब मतदाताओं को अपने पाले के
पाले में लाने के लिए या बरकरार रखने के लिए जतन कर रहे हैं। और भूरिया का ताज़ा बयान जो रंजन जी कह ही रहे थे, वो भी एक उसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि आदिवासियों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने कम से कम वो दाव चला होगा, ये उनकी मंशा रही होगी और इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। रही बात मुद्दों की, जो प्रभु जी कह रहे थे, तो मुद्दे देखिए मनोज जी, बाकी के मुद्दे भी रहे, हमेशा रहा, चाहे आपातकाल के बाद सरकार के खिलाफ एक 77 में लहर थी, फिर आ गया था, आप देखिए किस तरह से घोटाला आ गया था राजीव गांधी की सरकार के बाद, तो राजीव गांधी वो एक मुद्दा बना था। पिछले 2-3 चुनाव में भी हम देख रहे हैं मुद्दे के साथ साथ मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी रहती हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पहले में मुद्दा था अच्छे दिन आएंगे, यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार था, तो उसके साथ साथ एक लाइन और चल गई थी चाय वाला, तो वो एक माहौल बनाने का काम करती, चाय पर चर्चा शुरू की उन्होंने 2019 में। हमने देखा ने पहले दौर में दे दी थी और अब चौथे दौर में उन्होंने राष्ट्रवाद की बात हुई, तो उसके साथ साथ एक और चीज आ गई थी कि चौकीदार चोर है। तो चोर है तो ये माहौल बनाते हैं, मुद्दे हमेशा रहे हैं और अब वैसा माहौल नहीं बन रहा है, मुद्दे पे बात की जा रही है, मुद्दों पे नहीं है। लेकिन रंजन जी, चौथे चरण की चुनौती वोटिंग परसेंटेज भी होगा, क्योंकि पहले 2 चरण बड़े फीके निकले, तीसरे में लगा कि पार्टी ने मेहनत की है, रंग लाई है, अब चौथा चरण है, तो लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में कुछ अंतर दिखाई देगा। नहीं, देखिए, जो चरण था उसमें एक रीजन कहा जा रहा था कि शादियां बहुत थी, क्या शादियां तो 2019 में भी थी, बिल्कुल, लेकिन इस बार शादियों का एक ग्राउंड आ रहा था, अब शादियां नहीं है। दूसरी बात, रूलिंग पार्टी जानती है कि जो वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश से बढ़ा भाजपा का, पहले 51, शादी नहीं है इसलिए 2 शादी वाला चक्कर ले आए कांतिलाल भूरिया, फिर 58 हुआ, तो जो वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश से बढ़ा उससे भाजपा को फायदा हुआ, पहले 27 सीट फिर 28 सीट। तो भाजपा की पूरी कोशिश है और सीआई की भी कोशिश है कि ज्यादा ज्यादा मतदाता वोट दें। अभी तो स्कीम निकल गई कि आप वोट दीजिए और फॉर्म भरिए, सारी कूपन भरिए और लॉटरी में कूपन निकलेगा, इनाम पाएंगे आप। वैसे भी हर मतदाता का एक फर्ज है कि आप बाहर निकल करके वोट दें। गर्मी बहुत है, गर्मी का खासकर निमाड़ जो एरिया आप जानते हैं, जी बिल्कुल, भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है, तो आप कुछ भी करें, निमाड़ का असर तो अब देखना कितना पड़ता है। लेकिन जो ट्राइबल बेल्ट है मनोज जी, हमेशा एक अच्छे वोटिंग के लिए जाना जाता रहा है, बिल्कुल, और मालवा में खासकर ट्राइबल बेल्ट बहुत बड़ा है। आप वहां से लिराजपुर चलेंगे, लिराजपुर है, झाबुआ है, धार है, बड़वानी, खरगोन तक जाता है, बहुत लंबा जाता है। एक और कारण है मनोज जी, जो वोट परसेंटेज के लिए मुझे लगता है बूस्ट का काम करेगा, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। मुख्यमंत्री मालवा से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मालवा से आते हैं, इंदौर से आते हैं। इन दोनों कोशिश रहेगी कि इनके ऊपर कोई एक दाग ना पड़े कि हमारे क्षेत्र में ही वोट परसेंटेज कम पड़ गया। और नेता प्रतिपक्ष भी वहीं से आते हैं। जी, वो भी है, वो धार से हैं, वो भी ट्राइबल है, बिल्कुल। तो मालवा पे बहुत बड़ा फोकस है, और खासकर इंदौर में अगर आप आएंगे तो वहां भी कोशिश की वोट परसेंटेज बढ़ा, क्योंकि अगर नोटा के कारण या कैंडिडेट जो विड्रा किया उसके कारण अगर वोट परसेंटेज कम होता है तो भाजपा को फिर, या सुमित्रा महाजन जी जैसे बड़े नेता हैं, कहने का मौका मिलेगा कि हम लोग के कारण ही वोट परसेंटेज कम हो गया। बिल्कुल। तो प्रभु जी, एक और दिक्कत हमने देखा इस बार के चुनाव में, जो ट्राइबल एरिया, वहाँ धर्मांतरण जैसे मामलों की गूंज सुनाई नहीं दी है, तो क्या संघ अंदर खाने प्रयास करता नजर आ रहा है इसको लेके, या बाकी के राज्यों में केरल या मणिपुर को जो कुछ हुआ उसको कारण इस पर चुप्पी साधी हुई है बीजेपी, और इसका असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मनोज जी, जो आप कह रहे हैं ये कारण भी होगा। संघ तो अपना काम लगातार करता ही रहता है, लेकिन चूंकि चुनाव में अब वो लगातार बीजेपी पिछले कई चुनाव से उस मुद्दे को गरमाती रही है, तो इसलिए उस पर उतना जोर नहीं है। अब नए तरीके के मुद्दे आ गए। आप देखिए कि अभी एक सर्वे जो आया, वो सर्वे आबादी का सर्वे कह रहा है कि हालांकि जनगणना अभी हुई नहीं है, 2021 वाली जो होनी थी वो अभी तक हो नहीं पाई, लेकिन एक नया सर्वे आके वो कह रहा है कि मुस्लिम वर्ग की इतनी आबादी बढ़ गई है, हिंदू वर्ग की इतनी घट गई है। तो निश्चित तौर पर जो ध्रुवीकरण होता था, वो ध्रुवीकरण को बढ़ाने के तमाम जो कंटेंट इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं चुनाव में, जिससे कि हिंदू मतदाता एकजुट हो जाए। मतलब इसको अपन आइटम नंबर कह सकते हैं कि हिट फिल्म के लिए एक आइटम नंबर जरूरी होता है। हाँ, तो बिल्कुल उस तरीके से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यदि ताकत है, जो उसका वोट बैंक बढ़ा है या वो सत्ता पे पहुंची है, तो उसकी मुख्य वजह यही है कि देश की बहुसंख्यक मतदाता वर्ग जो है, हिंदू वर्ग, वो एकजुट होकर वोट डालता रहा है। ऐसे मुद्दे रहे हैं, भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा है उनको, जिससे वो एकजुट होकर वोट डालते रही। जब ये जातिवादी राजनीति में जाएंगे, जो राहुल गांधी की कोशिश है कि वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं,
वो सवर्णों की बात नहीं करते ऊपर के वर्ग की, उन्हें बाकी 3 वर्ग जो बड़ी तादाद में है उसकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो बांटने वाली राजनीति करते हैं। वो कहते हैं वोट बैंक जो एक तरफा जा रहा है बीजेपी की तरफ वो बट जाए, वो डाइवर्ट हो, वो अपने हितों के बारे में सोचे, वो उनसे जुड़े। तो उनकी कोशिश वहाँ पर, और बीजेपी की काट यही। और हिंदू वर्ग की एक सबसे बड़ी जो एक उनकी ये कहें कि यूएसपी कहें, वो ये है कि जब भी धर्म का नाम आएगा तो चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, वो फिर एकजुट हो जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी अपनी उस ताकत को आजमा रही है। संघ का काम और निचले स्तर पर निश्चित तौर पर चल रहा होगा। केरल में बीजेपी का जो है चर्च का सहयोग लेकर चुनाव लड़ रही है। इसीलिए मैंने सवाल किया था। तो ईसाई मिशनरी की वो बात नहीं कर सकती है क्योंकि उनको वहाँ नुकसान हो जाएगा। पहली बार वहाँ पे पैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चूंकि देखिए सत्ता वोट के लिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिनके खिलाफ संघ जो बीजेपी का आइडियोलॉजिकल गुरु है वो लगातार काम कर रहा है, बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं, तमाम बोले जब उस बारे में बोला करते थे, अब वो जो है उसी पर चुप्पी साध कर बैठे हुए, इसलिए आपको वो सतह पर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव के बाद हो सकता है कि इस पर काम तेजी से हो जाए उनका, लेकिन चुनाव के दौरान वो इस मामले में शांत पड़े हुए क्योंकि उनको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि इसलिए उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। इसके बनस्बत मुस्लिमों पर ज़्यादा बात की जा रही है, इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र की वो लाइनों को पढ़ा जा रहा है जहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी उसको उठा रहे हैं ना, प्रधानमंत्री उठा मनमोहन सिंह के वो बयान निकाले जा रहे हैं जहां पर वो कहते हैं कि पहला हक मुस्लिमों का है संसाधनों पर। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि जहां पर 20% वर्सेस 80% हो जाए। कोशिश उनकी यही है कि 80% होगा तो 60% वोट तो उनकी तरफ आ जाए। तो ब्रजेश जी मुद्दे हैं, प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जो रंजन जी ने कहा था शुरुआत में, मैं उस पर आप पे आऊँगा कि वोटर वोकल नहीं दिखाई दे रहा। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं है जितनी कांग्रेस मान के चल रही है, या वोटर को लग रहा है कि ठीक है 400 की बात हो रही है और कांग्रेस पस्त दिख रही है, इसलिए उसमें उतना उत्साह नहीं दिख रहा। देखिए मेरी जी, जब माहौल बनता है, जैसे हमने देखा पिछली बार पुलवामा का मामला हुआ था, जब इस तरह के माहौल बनते हैं तब तक वोटर एकदम निकलता है और वो सरकार के पक्ष में जाता है। वैसा माहौल इस बार बना नहीं। इससे पहले हम यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से जी ने बोल दिया पाकिस्तान का, तो वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास जो रंजन जी शुरू में कह रहे थे स्लीपर सेल, तो वो जो है एक्टिव हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं। लेकिन वो बयान मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा प्रभावी होगा क्योंकि अब आधा चुनाव तो हो चुका है। तो लेकिन ब्रजेश जी ये नहीं भूलना चाहिए चूंकि वक्त कम है कि अब हिंदी पट्टी की सीटें ज्यादा बची हैं। तो देखिए आप जो प्रभु जी ने पहले ही कहा कि चुनाव में मुद्दे कैसे बदलते गए, तो क्षेत्र के हिसाब से, केरल की वजह से क्यों खामोश है बीजेपी, तो क्षेत्र के हिसाब से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जितने लंबे चरण में चुनाव हो रहा है इसलिए कोई एक मुद्दा प्रभावी नहीं रह पाया। क्योंकि एक संजय राउत का एक बयान है जिसको भी प्रधानमंत्री ने केस किया है, मुझे लगता है अगले चुनाव वो भी आगे बढ़ता दिखेगा, लेकिन फिलहाल हमको आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। तो निश्चित तौर पर चौथे चरण का भीषण रण मध्य प्रदेश में छिड़ा हुआ 8 सीटों पर चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और तमाम सारे नेता यहाँ दौरे कर चुके हैं। मुद्दे सेट करने का प्रयास किए जा रहे हैं कि चौथे चरण में आखिर मुद्दा क्या हो, क्योंकि मंगलसूत्र है, संविधान है, ये तमाम सारे पिछले 3 दौरों की बातें हो चुकी है। चौथे दौर में क्या मणिशंकर अय्यर का जो बयान है उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी या कोई स्थानीय मुद्दे उस पर हावी दिखाई देंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।